चलिए आज अपन लेते हैं कस्टम। कस्टम की बात करते हैं बेटा, अपना टैक्स का पेपर है, ध्यान रखना, जिसमें 40 मार्क्स की तो अपनी कस्टम ड्यूटी है और 60 नंबर की अपनी जीएसटी है, और टोटल एक पेपर होगा कितने नंबर का? 100 नंबर। तो अपन पहले कस्टम की बात करते हैं, कस्टम में क्या है। बहुत इजी है, इस बार के टैक्स अपने दोनों ही क्या है, बहुत इजी, सबसे इजी। जो भी माता बच्ची करनी है वो अकाउंट में करनी है, टैक्स में कोई माता बच्ची अपन को नहीं करनी है। यानी कि देखो बेटा, कस्टम ड्यूटी और जीएसटी दोनों ही अपने क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, आईडीटी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स दो तरह का होता है, एक है अपना डायरेक्ट टैक्स और एक है अपना इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को अपन प्रत्यक्ष कर बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता था कि टैक्स की लायबिलिटी और पेमेंट, टैक्स की लायबिलिटी और पेमेंट एक ही पर्सन करता है, सेम पर्सन। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अपन मान इनकम टैक्स, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा अपना? इनकम टैक्स, जो कि अपन ने सेकंड ईयर में पढ़ी थी। आईडीटी की बात करें तो इसमें लायबिलिटी प्लस पेमेंट ये डिफरेंट पर्सन करते हैं, दोनों डिफरेंट होता है। लायबिलिटी किसी और की होती है और पेमेंट कोई और करता है। इसकी अगर बात की जाए तो जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, ये सारे टैक्स कौन से है? आईडीटी है, इनडायरेक्ट टैक्स है। समझ में आएगी क्या बात? आओ अपन स्टार्ट करते हैं कस्टम ड्यूटी से। कस्टम जो एक है बेटा वो अपना है 1962। कस्टम का मतलब क्या होता है कि जब पहले राजा महाराजा का टाइम था, जब रियासतें हुआ करती थी, जैसे बूंदी रियासत अलग है, कोटा रियासत अलग है। अगर मान लो अपन कोटा रियासत में और बूंदी रियासत वाले को आके कोटा में माल बेचना है, तो वो क्या करता था, कोटा में आएगा तो यहाँ कोटा का जो महाराजा है, जो भी राजा है, उसको क्या देगा, कोई गिफ्ट देगा, तोहफे देगा, और उससे क्या मांगेगा, परमिशन मांगेगा कि मैं आपके राज्य में आके क्या कर लूं, अपनी दुकान डालू या अपनी शॉप या अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो क्या। इसके बदले में वो राजा को क्या देगा, गिफ्ट देगा। तो एक तरह से राजा को क्या दे रहा है, वो एक तरह से टैक्स दे रहा है। क्या दे रहा है? तो इसलिए इसको बोलते हैं कस्टम। कस्टम यानी परंपरा, शुरुआत से क्या आ रहा है, चला आ रहा है। कस्टम का मतलब सीमा शुल्क भी होता है, यानी कि जब अपन एक देश से दूसरे देश में अपन क्या करते हैं, कोई भी माल खरीदते या बेचते हैं, तो जो टैक्स लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे, कस्टम ड्यूटी बोलेंगे। समझ में आएगी? जैसे एग्जांपल लेते हैं, अपना इंडिया है और ये अपना यूएसए है। इंडिया वाले ने माल बेचा है कहां पे, यूएसए को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। क्या बोलेंगे? और इसके ऊपर क्या लगेगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। वही उल्टा ले लेते हैं, अमेरिका वालों ने माल बेचा अपन को, इंडिया वालों को, तो अपन ने क्या करा है बेटा, इंपोर्ट करा है। इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी बोलेंगे। डन है? अब कुछ एक्ट की बात करते हैं जो एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं। अपना जो एक्ट है वो है द कस्टम एक्ट 1962, 1962। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 है, याद रह जाएगा। साथ ही ये एप्लीकेबल कब हुआ था, 1 फरवरी 1963 को एप्लीकेबल हुआ था। ध्यान रखना, एक्ट का नाम क्या है, कस्टम एक्ट 1962 है, लेकिन ये एक्ट एप्लीकेबल कब हुआ था, 1 फरवरी 1962 को सभी के ऊपर क्या कर दिया था, ये एप्लीकेबल कर दिया था। इस बिल पे जो प्रेसिडेंट ने साइन करे थे वो करे थे 13 दिसंबर को, पर अपन को 13 दिसंबर से कोई मतलब नहीं। एक तो अपन को याद रखना है कब एप्लीकेबल हुआ था, 1 फरवरी 1963 को एप्लीकेबल हुआ था। कब एप्लीकेबल हुआ था, 1 अप्रैल 1963 को एप्लीकेबल हुआ था। कहां पे एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, जम्मू कश्मीर सब जगह एप्लीकेबल है। ठीक, इसमें अगर सेक्शन की बात करें तो कितने सेक्शन है इसमें 161 सेक्शन है, 161 सेक्शन है, और जो चैप्टर दे रखे हैं
जो अध्याय है, चैप्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्याय, वो कितने दे रखे हैं, 17 अध्याय दे रखे हैं। याद आ जाएगा। यानी कि एप्लीकेबल कब हुआ था, 1 फरवरी 1963, 1963। इसमें कितने सेक्शन है, 161 सेक्शन है, और कितने चैप्टर है, 17 चैप्टर है। डन है। जब बाहर दूसरी कंट्री को अपन माल बेचेंगे तो उसे तो हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट, और उसके ऊपर जो ड्यूटी लगेगी, जो टैक्स लगेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी। वही उल्टा, जब इंडिया वाले विदेशों से आके अदर कंट्री से कोई भी माल खरीदेगा या परचेज करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंपोर्ट, और उस पर क्या लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। समझ में आएगी क्या बात। आगे बढ़ते हैं अपन, देखो क्या है आगे, ये लीजिए। कस्टम का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशन। कस्टम का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब परंपरा। ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है, परंपरा, यानी कि बहुत पुराने टाइम से क्या चला आ रहा है, कस्टम ड्यूटी चला आ रहा है। अब ये टैक्स कब लगेगा समझना, एनी ड्यूटी levied on any goods entering in a country from outside the country। क्या बोला, जब भी कोई माल कहां आ रहा है, अपनी कंट्री में आ रहा, कहां से, किसी दूसरी कंट्री से, या फिर और एनी गुड्स गोइंग आउट ऑफ कंट्री इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। समझ में। या फिर अपनी कंट्री से माल कहां जा रहा है, दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कस्टम ड्यूटी। यहाँ पे क्या बोला जाएगा, इसके ऊपर कौन सी टैक्स लगेगा, आना और जाने के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगा। समझ में आएगी बात। ड्यूटी लिवाइड और एनी एंटरिंग इन अ कंट्री, अपने पास आएगा उसे हम इंपोर्ट बोलते हैं, उसके ऊपर कौन सी ड्यूटी लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। जो अपने पास से जाएगा, लिखा है ना, एनी गुड्स गोइंग आउट कंट्री, इसके ऊपर कौन सी ड्यूटी लगेगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। साथ ही कस्टम ड्यूटी में बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन है यहां से, कस्टम ड्यूटी में भी डिवाइड ऑन द फॉलोइंग 2 बेसिस। कस्टम ड्यूटी 2 बेसिस पे लगती है, पहला तो एड वैलोरम और दूसरा है स्पेसिफिक ड्यूटी। इसमें तो क्या होता है कि वैल्यू, जो भी गुड्स की वैल्यू रहेगी उसके ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे ड्यूटी, यहाँ पे टैक्स कैसे लगेगा, जो भी गुड्स है उसकी लेंथ के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से, विड्थ चौड़ाई के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, और मास मोटाई के हिसाब से, उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल ले तो इसमें आता है अपना सिगरेट। कौन आएगा, सिगरेट। सिगरेट के ऊपर टैक्स किस हिसाब से लगता है, लेंथ के हिसाब से, जितनी लंबी सिगरेट उतना ही ज्यादा टैक्स लगेगा। समझ में आएगी क्या बात। तो 2 ही ड्यूटी है, एड वैलोरम और स्पेसिफिक। डन, ये अपन पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। मेन अपन को जो पढ़ना है बेटा, आइए पहली बात करते हैं अपन इंडियन। अब कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, 1-1 2 नंबर में पूछी जाती है। पहली है इंडियन कस्टम वाटर। ये कौन से सेक्शन में दे रही थी, सेक्शन 228। सेक्शन 228 में क्या दे रही थी, इसकी डेफिनेशन दे रही थी। इंडियन कस्टम वाटर होता क्या है, देखो ये अपना इंडिया है, ये क्या है, इंडिया। ये जो रेड वाली लाइन दे रखी इसे बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं इसको, बेस लाइन, आधार लाइन बोल दिया अपन ने इसको। ठीक, यहां से लेके यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक कितने नॉटिकल माइल हो रहे हैं, 200 नॉटिकल माइल। देखो ये पानी की बात हो रही है, काय की हो रही है, पानी की बात हो रही है। जैसे अपन सड़क पे जाते हैं तो वहां पे जब भी अपन मान लो कि यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, बूंदी जाना है, तो कितने किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है या 40 किलोमीटर है। तो सड़क पे तो मतलब लंबाई के जो भी डिस्टेंस है वो किससे नापते हैं अपन, किलोमीटर की फॉर्म में। लेकिन पानी में हम जिस फॉर्म में मापेंगे, मेजर करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, एनएम, नॉटिकल माइल। क्या बोलेंगे, नॉटिकल माइल। और 1 नॉटिकल माइल में कितना किलोमीटर होता है, 1.853 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल में कितना किलोमीटर होता है, 1.853 किलोमीटर, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर ही हो जाता है वो। समझ में आएगी बात। आप समझना, इंडिया की जो बेस लाइन है
वहां से 200 नॉटिकल माइल, कितना माइल, 200 नॉटिकल माइल तक तो क्या होता है अपना इंडियन कस्टम वाटर होता है। क्या होता है, इंडियन कस्टम वाटर। इंडियन कस्टम वाटर, हिंदी मीडियम वालों को भी ये याद रखना है, इंडियन कस्टम वाटर। इनकी फुल फॉर्म दे रखी है ICW, इंडियन कस्टम वाटर। समझ में आ गई, कितने नॉटिकल माइल तक है, 200 नॉटिकल माइल। यानी कि 200 नॉटिकल माइल, इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, मतलब लगभग अगर 2 किलोमीटर की ले अपन बात, तो 200 इंटू 2 करेंगे तो 400 किलोमीटर तक का एरिया अपना है, वो किसका है, कस्टम वाटर का है। यानी कि यहां पे अगर कोई भी जहाज जा रहा है तो इंडियन जो कस्टम ऑफिसर है वो आपके जहाज को सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। साथ ही अगर उसमें कुछ आपराधिक गतिविधि है तो आपको क्या किया जा सकता है, अरेस्ट भी किया जा सकता है। कितने नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक, ये अपना इंडियन कस्टम वाटर। अब समझना, शुरुआत के 12 नॉटिकल माइल तक होता है इंडियन टेरिटरी वाटर, 24 नॉटिकल माइल तक होता है अपना इंडियन कॉन्टिनेंटल जोन, और यहां से लाकर यहां तक होता है इंडियन, ये देखो यहां लिखा हुआ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसके बाद आ जाता अपना हाई सी, गहरा समुद्र, जिसके ऊपर किसी का भी कब्जा नहीं है, किसी भी देश का इसके ऊपर कब्जा नहीं है। याद रह जाएगा, 200 नॉटिकल माइल तक तो इंडियन कस्टम वाटर है। ICW अपना, ITW मतलब इंडियन टेरिटोरियल वाटर, वो अपना 12 नॉटिकल माइल। इंडियन कॉन्टिनेंटल जोन ये अपना 24 नॉटिकल माइल, यहां से लेके यहां तक, मतलब ये 12 नॉटिकल माइल यहां से, क्योंकि टोटल मिला के 24 करने हैं, तो 12 तो क्या हो गया इंडियन टेरिटोरियल वाटर, और बाकी 12 किलोमीटर 12 नॉटिकल माइल क्या हो जाएगा अपना ICZ। समझ में आएगी। और इसके बाद यहां से लेके यहां तक अपना क्या हो जाएगा, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब अगर इस बीच में यहाँ पे, क्योंकि अपने को याद हो तो बहुत सी समुद्र में से अपन को खनिज पदार्थ मिलते हैं, खनिज समझते हो ना, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे पेट्रोल मिल गया, तो यहां तक अपना ही कब्जा है, वो सब इंडिया का माना जाएगा। और ध्यान रहे एक चीज और ये दे रखी ICZ, मतलब अगर इस वाटर में कहीं भी, जैसे वो चट्टाने नहीं बनी रहती, चट्टाने हैं, फिर थोड़ा सा पानी है, फिर चट्टाने हैं, तो वो भी क्या है, इंडिया के पार्ट है। यानी कुल मिला के इन 200 नॉटिकल माइल के ऊपर हवा, पानी और पाताल सारा किसका है, इंडिया का है। समझ में आएगी, हवा, आकाश, हवा और पानी सब क्या है, अपना ही, पाताल तक अपना ही है। समझ में आएगी क्या बात। अब आगे बढ़ते हैं, कन्वेंस, किन किन के थ्रू अपन माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहला है वेसल। वेसल का मतलब क्या होता है बेटा, वेसल का मतलब क्या होता है, जहाज। दूसरा एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज। तीसरा व्हीकल, क्योंकि बहुत सौ की तो बॉर्डर अपने क्या मिली हुई है, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यहाँ पे अपने क्या काय से काम हो सकता है, व्हीकल से भी काम हो सकता है। डन है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है, याद है तुम्हें, इंपोर्ट तो बाहर से खरीदना, एक्सपोर्ट यहां से बाहर भेजना। अब एक्सपोर्ट गुड्स याद रखना बेटा, एक तो होता है एक्सपोर्ट, जब अपन माल क्या कर रहे हैं, ये इंडिया से विदेश में भेज रहे हैं, मतलब इंडिया से अपना माल कहां जा रहा है, USA जा रहा है। समझ में आएगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। अब समझना एक्सपोर्ट गुड्स क्या होते हैं, समझना, इट मींस एनी गुड्स व्हिच आर टू बी टेकन आउट ऑफ इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, ये तो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन लिख दी। अब समझना, इफ द एक्सपोर्ट गुड्स क्रॉस द इंडियन टेरिटरी वाटर, द एक्सपोर्ट इज कंप्लीट। अब पिक्चर समझना क्या है, ये अपना इंडिया है, ये अपनी बेस लाइन होती है, कौन सी लाइन होती है, बेस लाइन। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक तो इंडियन कस्टम वाटर है, और 12 नॉटिकल माइल तक, कितने नॉटिकल माइल, अपना क्या है, ITW, इंडियन टेरिटोरियल वाटर। समझ में आएगी क्या। अगर मान लो मैंने कोई भी माल यहां से क्या करा है, एक्सपोर्ट किया है, माल बेचा है, तो ये बेस लाइन में तभी क्रॉस करूंगा जब मुझे सारा टैक्स का क्या करना पड़ेगा, पहले पेमेंट करना पड़ेगा।
उसके बाद जैसे मेरा जहाज ये क्रॉस करेगा, ये यहाँ ये वाली लाइन जैसे उसने क्रॉस करी, हम समझ लेंगे कि अपना एक्सपोर्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मेरा जहाज था, टेक्स तो मैंने दे दिया, जहाज यहाँ था और यही पानी में क्या हो गया, डूब गया, मतलब ये वाली क्रॉस लाइन अभी अपन ने क्रॉस नहीं करी है, तो मतलब अभी अपना एक्सपोर्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। समझ में आएगी क्या बात? यानी कि जो अपन ने टैक्स का पेमेंट किया है, गवर्नमेंट या तो रिफंड कर देगी अपन को, पूरा पैसा क्या कर देगी, वापस कर देगी। लेकिन मान लो यहाँ ये लाइन क्रॉस करने के बाद मेरा जहाज यहाँ था और यहाँ ये डूब गया, तो फिर गवर्नमेंट कोई भी पैसा रिफंड नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने लिमिट दे दी कि इस लाइन को क्रॉस करते ही हम मान लेंगे कि माल क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया है, पहुंच गया है। समझ में आएगी? यहाँ दो केस लो आए थे, सन एक्सपोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का। सन एक्सपोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। एक्सपोर्ट occur only when the goods cross beyond the territorial water of India। इसमें क्या डिसीजन लिया था? एक्सपोर्ट कब कंप्लीट होगा? जब आपने ये 12 नॉटिकल माइल क्या कर लिए, क्रॉस कर लिए, तो आपका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर चाहे जहाज पहुंचे डूबे, हमें कोई भी मतलब नहीं। साथ ही एक और केस था इसमें, राजेंद्र डाइनिंग एंड प्रिंटिंग मिल्स वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ था, शिप सैंक हो गया था विद इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर। मतलब सैंक यानी क्या होता है, डूबना। इसका मतलब क्या होता है, डूबना। जहाज यहां से निकला, मैंने टैक्स का पेमेंट कर दिया सब, क्योंकि जब तक टैक्स का पेमेंट नहीं होगा, ड्यूटी का पेमेंट नहीं होगा, कस्टम ड्यूटी का, मेरा जहाज वो छोड़ेंगे नहीं कस्टम वाले। जैसे मैंने सारा टैक्स का पेमेंट करा, मेरा जहाज गया, यहाँ पे बीच में क्या हो गया, डूब गया, तो मुझे गवर्नमेंट जो भी कस्टम वाले हैं, मुझे पूरे 2x का पूरा क्या करेंगे, रिफंड करेंगे, पूरा पेपर पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला लाइन उन्होंने भी क्रॉस नहीं करी। समझ में आएगी? तो ये डिसीजन कौन से केस में लिया था, राजेंद्र डाइनिंग एंड प्रिंटिंग मिल्स में। डन है? इसी तरीके से बात करते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, जब माल बाहर से इंडिया में आ रहा है, यानी कि यूएसए से माल कहाँ आ रहा है बेटा, इंडिया में माल आ रहा है। यूएसए से माल कहाँ आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। इंपोर्ट यानी आना, अपने पास आ रहा है, आई यानी अपने पास आ रहा है। अब समझना, जैसे एक्सपोर्ट कंप्लीट के लिए डेट दे रखी है, ऐसे इंपोर्ट के लिए भी तो डेट होना चाहिए, कुछ लिमिट होनी चाहिए। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो कब कंप्लीट हो जाता था, जब इंडियन टेरिटोरियल वाटर अपन ने क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया, तो अपना एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही इंपोर्ट में भी तो कुछ होना चाहिए। इंपोर्ट के लिए क्या है, ये इंडियन टेरिटोरियल वाटर है, अब जहाज आएगा, अपना कन्वेंस आएगा, क्योंकि अपन को इंडिया की यहाँ बेस लाइन तक पहुंचना है। तो जैसे ये लाइन क्रॉस करेगा, जैसे ये लाइन क्रॉस करेगा, मेरा इंपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होएगा, इंपोर्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये लिखा हुआ है, इंपोर्ट कमेंस। इंपोर्ट कब स्टार्ट होएगा, गुड्स क्रॉस इंडियन टेरिटोरियल वाटर। जब इस वाटर को, इस बेस लाइन को, इस सीमा को अपन क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो अपना इंपोर्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, कमेंस हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और इंपोर्ट कंप्लीट कब होएगा, व्हेन गुड्स बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। समझना, माल कहां पहुंचेगा, इंडिया में, और उसका यूज भी कहां होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो कि मुझे माल पहुंचाना था कहां पे, इंडिया से भी दूर श्रीलंका में पहुंचाना था। कहां पे पहुंचाना था, इस बच्चे वाले देश में पहुंचाना था। तो पहले जहाज इंडिया में आया, फिर यहां से उसने शिप चेंज किया, और फिर कहां पे पहुंचा, श्रीलंका में। तो फिर इसके ऊपर यहाँ टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि गुड्स का यूज तो अपन ने इंडिया में किया ही नहीं। उसने कंडीशन ही बोल दी, व्हेन गुड्स बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, गुड्स का पार्ट बनना चाहिए इंडिया का, तभी इंपोर्ट क्या होगा, कंप्लीट होगा। और टैक्स कब लगेगा, टैक्सेबल इवेंट कब होगी, जब बीओई फाइल करेंगे। बीओई का मतलब होता है बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन आप क्या फाइल कर दोगे, बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दोगे, उसी दिन आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आएगा क्या होता है बिल ऑफ एंट्री, अपन देख लेंगे, एक डॉक्यूमेंट है, कुछ भी नहीं है। इंपोर्टर क्या होता है, जिसने माल मंगवाया है वो इंपोर्टर है। एक्सपोर्टर कौन होगा, जिसने माल यहाँ से सामने वाली पार्टी को भेजा, तो सामने वाली पार्टी अपनी क्या हो जाएगी, इंपोर्टर, और अपन एक्सपोर्टर हो जाएंगे। अब ये याद रखना है, सेक्शन 12
कस्टम एक्ट का ये क्या है, चार्जिंग सेक्शन। बेटा अभी तक दो डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो अपन ने पढ़ी थी इंडियन कस्टम वाटर की डेफिनेशन, वो याद रखनी है। दूसरी जो है चार्जिंग सेक्शन 12। चार्जिंग सेक्शन 12 ये क्या बोलता है, द फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी। ये कुछ कंडीशन दे रखी है, 5 कंडीशन, ये कंडीशन अगर पूरी होगी तभी कस्टम ड्यूटी लगेगा। समझ में आएगी। पहली कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी गुड्स। गुड्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे सर्विस को शामिल नहीं किया, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, गुड्स लिखा हुआ है। डन है। द गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया या दे आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। गुड्स या तो इंडिया में इंपोर्ट करे हैं या इंडिया से बाहर भेजे हैं, तभी क्या लगेगी, कस्टम ड्यूटी लगेगी। डन है। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी भी शेल बी डिवाइड एट सच रेट एज में प्रिस्क्राइब्ड अंडर कस्टम टेरिफ एक्ट। टेरिफ का मतलब होता है बेटा रेट। कस्टम के ऊपर कौन सी रेट लगती है, वो कहां दे रखी है, टेरिफ एक्ट में दे रखी है। कहां दे रखी है, टेरिफ एक्ट में दे रखी है। तो वो ये बोल रहा है कि कस्टम ड्यूटी की रेट कौन सी होनी चाहिए, जो इस टेरिफ एक्ट में दे रखी है वही लगेगी। नेक्स्ट, इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय गवर्नमेंट ट्रीटेड एट अ पार विद अदर इंपोर्टेड गुड्स। ये पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, पर तो ये 4 पॉइंट याद रखना। समझ में आया कि पहले तो गुड्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए। माल यहां से बेचा हो या वहां से खरीदा हो, और जो रेट यूज करोगे वो रेट कौन सी होनी चाहिए, जो अपने कौन से एक्ट में लिखी हुई है, टैरिफ एक्ट 1975 में लिखी हुई है वही यूज करनी है। डन है। बढ़ो आगे, आओ आगे साहब। अब गुड्स की डेफिनेशन ध्यान रखना बेटा, अपन ने पढ़ा है ये गुड्स पे एप्लीकेबल है, सर्विस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं अपन गुड्स की, गुड्स की डेफिनेशन में क्या बोला है। देखो गुड्स में क्या क्या इंक्लूड है, वेसल, आपने कोई भी शिप खरीदा हो, जहाज खरीदा हो, एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज खरीदा हो, व्हीकल, व्हीकल खरीदा हो, ये भी काय की डेफिनेशन में है गुड्स। अगर ये बेचा है या खरीदा है तो इसके ऊपर भी क्या लगेगी, कस्टम ड्यूटी लगेगी। दूसरा स्टोर्स, तीसरा बगेज, बेगेज क्या होता है, बेगेज फिर अपन पढ़ेंगे, बेगेज क्या होता है, स्टोर क्या होता है। बेगेज क्या होता है याद है क्या, हाँ अपने जो अपन कहीं ट्रेवलिंग पे जाते जो अपने पर्सनल यूज के लिए जो सामान होता है ना, अपना ट्रॉली बैग हो गया, अपने कपड़े हो गए, वो काय में आएगा, बेगेज में आएगा। ठीक है। करेंसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और कोई सी भी मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब क्या माना गया है, गुड्स का पार्ट माना। समझ में आएगी बात। अब बात करते हैं स्टोर। स्टोर क्या होता है, कोई भी जहाज है, शिप है, व्हीकल है। अब अपन यहाँ से अमेरिका जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आज निकले जो शाम को पहुंच जाएंगे। एक एक महीना लग रहा है जहाज से जाने, 20-20, 25-25 दिन लग रहे हैं, 2-2, 3-3 महीने लग रहे हैं, टाइम लगता है। अब इस बीच जहाज खराब हो गया तो क्या मैं वापस जहाज पलटा के लाऊंगा क्या, नहीं। तो जहाज की खराब होने आते हैं, या मतलब अपने डेली यूज के लिए जहाज के लिए जो भी नेसेसरी गुड्स है, जैसे खाना पीना हो गया, जो भी ऑटो पार्ट्स हो गए, मेडिकल से रिलेटेड जो भी दवाएं होगी, छाछ वाछ जो भी होगी अपनी, फ्यूल हो गया, ये सब क्या माना जाता है, स्टोर माना जाता है। समझ में आएगी क्या बात। छोटे मोटे नट पाने की कहीं ढीले हो गए, खुल गए, तो उनको अपन ने हाथों हाथ वहीं पे क्या कर दिया, कस दिया, वो सब क्या माना जाएगा, स्टोर माना जाएगा। डन है। आगे ये बैगेज, वो अपनी ट्रॉली बैग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे व्हीकल को शामिल नहीं करा है। ठीक है, लिखा है डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल, ये पढ़ लिया अपन ने, याद रखना। कस्टम एरिया क्या होगा, कस्टम एरिया की भी बात करते हैं। जब अपना माल विदेश से आया है, ठीक है, तो अपना शिप आएगा बेस लाइन पे, या बेस लाइन पे फिर अपना शिप क्या होगा, अनलोड होएगा, खाली होएगा। ठीक, तो उसको जिस जगह हम खाली करवाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं, कस्टम एरिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कस्टम एरिया। कस्टम एरिया बोल दो, कस्टम स्टेशन बोल दो, या वेयर हाउस बोल दो। कस्टम एरिया का वर्ड यूज करते हैं अपन काय के केस में, शिप के केस में, वेसल के केस में अपन कस्टम एरिया यूज करते हैं। समझ में आएगी, बोलो। अब ऐसे कस्टम स्टेशन क्या होता है, अच्छा ये बेटा सबके लिए यूज करेंगे, शिप के लिए नहीं, सबके लिए।
आगे बढ़ते हैं। कस्टम स्टेशन क्या होगा? अब मेरा जहाज आएगा तो सबके लिए कस्टम स्टेशन बना रखे, मेरे को वहीं पे जाके माल को क्या करना है, या मेरे जहाज को वहीं पे जाके क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने हर कहीं माल उतार दिया, नहीं। समझ में आएगी बात? जैसे अपन बस स्टैंड पे जाते बस मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, बस स्टैंड से ही मिलेगी। ऐसे इनके भी स्टैंड को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेशन। अगर कस्टम पोर्ट बोलते हैं काहे के केस में, जब माल शिप से आ रहा है। कस्टम एयरपोर्ट बोलते हैं अगर माल काहे से आ रहा है, एरोप्लेन से आ रहा है। लैंड कस्टम स्टेशन बोलेंगे अगर माल काहे से आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है या व्हीकल से आ रहा है। डन है? एक कोस्टल गुड्स याद रखना। कोस्टल गुड क्या होता है समझना। ये अपना इंडिया है, अपन यहां है, मुझे माल यहां पहुंचाना है, या मान लो कि माल मुझे इस जगह पहुंचाना है, तो मैंने माल यहां से जहाज में लोड किया। समझ में आएगी बात? माल गया 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 यहाँ पे उतारा, फिर यहां से माल कहाँ गया, यहाँ गया। इसे बोलते हैं पोस्टल गुड। ये कोई इंपोर्ट है क्या? ना तो विदेश से खरीदा है, ना एक्सपोर्ट है, कुछ भी नहीं है ये। यानी कि इंडिया का ही माल इंडिया में किसी दूसरी जगह पर पहुंचा रहे जहाज वाज के जरिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टल गुड्स बोलते हैं। समझ में आएगी बात? आगे बढ़ते हैं। एक ही डेफिनेशन याद रखनी, असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट अपन ने इनकम टैक्स में भी पढ़ा था सेकंड ईयर में। असेसमेंट का मतलब हिंदी में बोलते हैं कर निर्धारण। क्या होता है? कर निर्धारण मतलब टैक्स की कैलकुलेशन करना कि कितना टैक्स लगेगा और कितना नहीं लगेगा, वो काइंड होता है असेसमेंट। लिख रखा है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। समझ में आएगी बात? क्या बोला है कि असेसमेंट में क्या इंक्लूड है? ये 4 असेसमेंट इंक्लूड है। कौन से? प्रोविजनल असेसमेंट। कौन सा असेसमेंट? प्रोविजनल असेसमेंट। मतलब मुझे इसकी टैक्स रेट याद नहीं थी, कोई गुड्स खरीदा मैंने, मान लो एक मार्कर खरीदा या पेन खरीदा है, अब इसके ऊपर ये मैंने यूएसए से खरीदा। कहां से खरीदा? यूएसए से। लेकिन इसके ऊपर टैक्स रेट क्या लगेगी वो मुझे पता नहीं है, तो मैंने जो भी टैरिफ रेट था मेरे हिसाब से, जो मेरी समझ थी, मैंने इसके ऊपर वो रेट लगाया। कि अब बाद में कौन देख लेंगे? कस्टम ऑफिसर देख लेंगे कि ये रेट सही लगी है या नहीं लगी। उसे बोलते हैं प्रोविजनल असेसमेंट। क्या बोलते हैं? प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजन बेस पे मैंने असेसमेंट करा। सेल्फ असेसमेंट खुद ने किया है, रीअसेसमेंट दोबारा से क्या करा है, असेसमेंट करा है। और एनी ऑर्डर ऑफ असेसमेंट इन विच ड्यूटी असेस्ड इज नील। और कोई सा भी असेसमेंट जिसमें ड्यूटी क्या आ रही है, कस्टम टैक्स क्या आ रहा है, नील आ रहा है, तो उसे भी क्या माना जाएगा, असेसमेंट माना जाएगा। तो एक नंबर के लिए डेफिनेशन याद रखना, असेसमेंट। स्मगलिंग प्रॉपर ऑफिसर बोर्ड, हाँ बोर्ड याद रखना, सीबीआईसी। जैसे इनकम टैक्स में लिए डायरेक्ट टैक्स के लिए बना हुआ है सीबीडीटी। डायरेक्ट टैक्स के लिए क्या बना हुआ है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स के लिए बना है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। ये याद रखना, फुल फॉर्म पूछ लेता है। एक पर्सन इंचार्ज क्या होता है समझना। पर्सन इंचार्ज क्या होता है वो समझना। पर्सन इंचार्ज होता है, बहुत इजी है बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने माल शिप से मंगाया, कैसे मंगाया? शिप से मंगाया। अब मैंने गुड्स तो लाद दिया, उसके ऊपर गुड्स तो लोड कर दिया शिप के ऊपर। अब शिप के ऊपर जो गुड्स लोड कर दिया है अपन ने, अब उस गुड्स की भी तो सुरक्षा करनी पड़ेगी, सेफ्टी रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए कोई पर्सन को तो मुझे इंचार्ज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर शिप से माल आ रहा है, वेसल से माल आ रहा है, तो वेसल का जो मास्टर है, जो उसको ड्राइवर है अपने शिप का, उसे हम क्या बोलते हैं? मास्टर। उसे हम क्या मानेंगे? पर्सन इन चार्ज। एयरक्राफ्ट के केस में किसको मानेंगे? कमांडर या पायलट को। और व्हीकल, इन दोनों के अलावा कोई भी अदर है तो उसमें ड्राइवर या फिर अदर में क्या आ जाएगा? कंडक्टर हो गया, उसको हम क्या मानेंगे? पर्सन इन चार्ज। याद हो जाएगा? आगे बढ़ो। ये आ गया बेटा बिल ऑफ एंट्री। अब बिल ऑफ एंट्री क्या होता है देखना। बिल ऑफ एंट्री क्या होती है? याद हो अपन ने पढ़ा था
BOE। इंपोर्ट कब कंप्लीट होता था? जब माल आ गया है और वो इंडिया में वो गुड्स क्या हो, इंडिया का पार्ट हो, मतलब इंडिया में यूज होना चाहिए उस गुड्स का। लेकिन टैक्स कब लगेगा? जब आपने BOE फाइल करी हो, बिल ऑफ एंट्री क्या करी हो, फाइल करी हो। बिल ऑफ एंट्री क्या होती है समझना। ये किस किस केस में फाइल करनी रहती है? पहले तो ये लिखा है इंपोर्ट गुड्स के केस में। कौन से गुड्स के केस में? अगर माल आपने क्या करा है, इंपोर्ट करा है, तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के केस में दूसरा बिल फाइल करेंगे। ध्यान है, इंपोर्ट के केस में क्या फाइल होगा? BOE, बिल ऑफ एंट्री। डन है? चाहे माल एयरक्राफ्ट से आया हो, वेसल से आया हो, या फिर व्हीकल से आया हो, कैसे ही आया हो, होता क्या है देखो समझना। ये एक इंपोर्टेंट और असेंशियल डॉक्यूमेंट है विच इज फिल्ड बाय एन इंपोर्टर। अब समझना, ये ए है अपना एक बंदा, इसने माल बेचा है बी को। ये बंदा बी USA का है और अपन कहां के हैं? इंडिया के। समझ में आएगी? तो ये केस तो काय का हो गया अपना? एक्सपोर्ट का केस हो गया। काय का केस हो गया? अपन ने माल बेचा है। अब इंपोर्ट कैसे करेंगे? मान लो ए है, ए ने माल खरीदा है बी से, ए ने माल खरीदा है बी से, तो जो खरीदता है उसे बोलते हैं इंपोर्टर। क्या बोलेंगे? इंपोर्टर। और एक्सपोर्टर कौन हो जाएगा? जिसने माल बेचा है, वो क्या हो जाएगा मेरा? एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर मतलब इंपोर्टर मतलब तो आयात करता हिंदी में, और एक्सपोर्टर का मतलब निर्यात करता। अब समझना, ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्या है? जिसे कौन फाइल करेगा? इंपोर्टर फाइल करेगा। किस फॉर्म में करेगा? प्रिस्क्राइब फॉर्म और मैनर में। किसको फाइल करेगा? प्रॉपर ऑफिसर को फाइल करेगा। पिक्चर आगे समझ में? बिल ऑफ एंट्री एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बिल ऑफ एंट्री क्या है? एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे कौन फाइल करेगा? इंपोर्टर फाइल करेगा। किसको फाइल करेगा? प्रॉपर ऑफिसर को फाइल करेगा। किस फॉर्म में? प्रिस्क्राइब फॉर्म में फाइल करेगा। जो भी गवर्नमेंट ने बता रखा है कस्टम एक्ट में कि इस फॉर्म में आपको फाइल करना है, क्या बना रखा होगा? एक फॉर्म बना रखा होगा ना पूरा, उस फॉर्म को फिलअप करके आपको इसको क्या करना है? फाइल करना है। अब ये लिखेगा प्रेजेंटेड बाय इंपोर्टर। किसको प्रेजेंट करेंगे? प्रॉपर ऑफिसर को। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ऑनलाइन ही फाइल करना पड़ेगा आपको, मैन्युअली कुछ भी नहीं फॉर्म भरना है, सब टाइप पे होगा, कंप्यूटर पे होगा। आगे, अब बिल ऑफ एंट्री के बेटा 2 कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 3 कलर, व्हाइट, येलो, ग्रीन। ये कलर याद रखना। बिल ऑफ एंट्री के कितने कलर होते हैं? 3 कलर, व्हाइट, येलो और ग्रीन। व्हाइट कलर का जब आप फॉर्म भरोगे ना तो व्हाइट कलर का रहेगा। वो कब फॉर्म भरना है? When importer require the goods immediately for home consumption। मान लो मेरा माल पहुंचा है, अब जैसे कि माल पहुंच जाता है तो कस्टम एरिया में रखते हैं उसको। कहां रखते हैं? कस्टम एरिया में रखते हैं। एक बंदा रहता है जो उसकी सुरक्षा में वो माल रखा रहेगा। अब अगर मुझे माल को छुड़वाना है तो मुझे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। टैक्स का पेमेंट करा वो मेरा माल क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अगर मेरे को हाथों हाथ माल छुड़वाना है, यानी कि मुझे हाथों हाथ क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि सारा माल मैं एक साथ छुड़वा रहा हूं, कहां से? कस्टम एरिया से, कस्टम डिपार्टमेंट से, तो मुझे सारी टैक्स का क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस केस में मुझे कौन सा बिल भरना पड़ेगा? व्हाइट कलर का। लिखा है ना, व्हेन इंपोर्टर रिक्वायर द गुड्स इमीडिएटली फॉर होम कंजम्पशन। मुझे गुड्स को काय के लिए ले जाना है? मेरे होम कंजम्पशन में, उपभोग के लिए ले जाना है, यूज करने के लिए। वापस पूरे माल क्या करना है? मुझे निकालना है। कहां से? कस्टम डिपार्टमेंट। तो मुझे सारा टैक्स क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। समझ में आएगी बात? समझना, येलो बिल क्या होता है? अगर मुझे गुड्स इमीडिएटली नहीं चाहिए, मैंने बोल दिया कि आपके पास ही रखो, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं आपको टैक्स दे दूं। जैसे जैसे मेरे पास ऑर्डर आता जाएगा मैं आपसे माल क्या करता जाऊंगा? निकालता जाऊंगा। मान लो कि 100 यूनिट मंगाइए तो मेरे को पहले तो 50 यूनिट ही चाहिए, तो 50 यूनिट का मैं टैक्स दे दूंगा, तो मुझे कस्टम वाले कितनी यूनिट दे देंगे? 50 यूनिट दे देंगे। तो जब मुझे इमीडिएटली गुड्स नहीं चाहिए पूरा, तो उस केस में कौन सा बिल चाहिएगा? येलो। समझ में आएगी?
और जब मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा माल वापस वेयर हाउस से क्या करूंगा, निकालूंगा कि पहले 50 यूनिट मंगा ली, फिर 30 यूनिट मंगा ली, तो उस केस में मुझे कौन सा बिल भरना पड़ेगा, ग्रीन टाइप, ग्रीन कलर का मुझे बिल ऑफ एंट्री क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। समझ में आ गई क्या बेटा बात? व्हाइट तो पूरा एक साथ निकालना है, येलो पूरा एक साथ नहीं निकालना है, यानी किश्तों में माल निकाल रहे हैं अपन। और वो ग्रीन कब भरेंगे, जब मैंने टुकड़ों में माल निकाला है कि हाँ साहब मुझे 50 यूनिट चाहिए, तो 50 यूनिट के लिए मुझे कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, ग्रीन। फिर नेक्स्ट टाइम मुझे 40 यूनिट चाहिए, तो फिर कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, समझ में आएगी क्या बात? अब टाइम लिमिट बेटा ये समझो, चलिए अब बिल ऑफ एंट्री 3 कलर में है, व्हाइट जब मुझे गुड्स पूरा निकालना है, येलो जब मुझे पूरा इमीडिएट गुड्स नहीं निकालना है, और जैसे जैसे निकालूंगा तो मैं कौन सा बढ़ता जाऊंगा, कौन से कलर का भरूंगा, वो ग्रीन। अब टाइम लिमिट क्या दे रखी है बेटा, टाइम लिमिट समझना, बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे following the day excluding holiday on which the aircraft vessel or vehicle arrived। क्या बोला है, बिफोर द एंड ऑफ नेक्स्ट डे। मान लो कि मेरा जो जहाज है वो आ रहा था 1 अप्रैल 2024 को, ये पहुंचेगा है ना, तो इसके नेक्स्ट डे के एंड से पहले, नेक्स्ट डे कब हो जाएगा, 2 अप्रैल 24 के एंड तक, यानी कि रात की 12 बजे तक मेरे को क्या फाइल करना पड़ेगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। समझ में आएगी? क्या मैं जल्दी भी फाइल कर सकता हूँ, क्या पहले भी फाइल कर सकता हूँ क्या बिल ऑफ एंट्री? तो बोला है हाँ, बिल ऑफ एंट्री में बी प्रेजेंटेड बिफोर द डिलीवरी इफ द एयरक्राफ्ट, लेकिन कंडीशन क्या है, मान लो कि मेरा ये आना चाहिए था 1 अप्रैल को, तो मेरी नॉर्मल तो डेट क्या है कि नेक्स्ट डे के एंड तक मुझे बिल ऑफ एंट्री क्या करना है, फाइल करना है। लेकिन मैं तो एडवांस में फाइल करना चाहता हूं, तो क्या कर सकता हूं क्या, हाँ साहब मैं एडवांस में भी बिल ऑफ एंट्री क्या कर सकता हूं, फाइल कर सकता हूं। लेकिन ध्यान रखना जिस दिन मैंने फाइल किया है उसके 30 दिन के अंदर वो शिप आ जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर शिप आ जाना चाहिए। आप इस तारीख को फाइल करना, समझ में आएगी? अगर 30 दिन के बाद आ रहा है तो फिर जो आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, वापस से आपको बिल ऑफ एंट्री क्या करनी पड़ेगी, फाइल करनी पड़ेगी। समझ में आएगी बात? तो ये बोला बिल ऑफ एंट्री मे बी प्रेजेंटेड बिफोर द डिलीवरी इफ द एयरक्राफ्ट वेसल और व्हीकल एक्सपेक्टेड टू अराइव विद इन 30 डेज ऑफ सच प्रेजेंटेशन। जिस दिन मैंने फाइल करी उसके 30 दिन के अंदर अगर क्या आ रहा है, अपना व्हीकल पहुंच जाता है, तो मैं पहले भी क्या कर सकता हूं, फाइल कर सकता हूं। समझ में आएगी? ये तो पढ़ लोगे तुम। आगे बढ़ते हैं। अब इंपोर्ट के केस में तो अपन ने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी। क्या फाइल कर दी, बिल ऑफ एंट्री। कौन प्रेजेंट करता था, इंपोर्टर करता था। किसको करता था, प्रॉपर ऑफिसर को करता था। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ऑनलाइन होता था सारा। अब बात करते हैं बिल ऑफ एक्सपोर्ट। नाम से समझ में आ रहा है एक्सपोर्ट, लेकिन बेटा दो ही केस में लगेगा, सॉरी एक ही केस में लगेगा, वेसल के केस में लगेगा। काय के केस में लगेगा, वेसल के केस में लगेगा। काय के केस में लगेगा बेटा, ये याद रह जाएगा, काय के केस में लगेगा ये। अच्छा वेसल नहीं आएगा, यहाँ ध्यान रखना, हाँ व्हीकल आएगा ये काटना, व्हीकल के केस में लगेगा। अब बिल ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट तो मैंने खरीदा है, एक्सपोर्ट मतलब मैंने बेचा है। अगर मैंने माल यहां से यूएसए भेजा है या पाकिस्तान भेजा है, और काय से भेजा है, जमीन के, और काय से, व्हीकल से, मतलब सड़क के द्वारा भेजा है। माल काय से जा रहा है मेरा, सड़क के रास्ते से जा रहा है, तो काय से जाएगा, व्हीकल से जाएगा। उसके ऊपर जहाज तो चलाओगे नहीं तुम, तो काय से जाएगा, ऑब्वियसली बात है काय से जाएगा, व्हीकल। तो अगर व्हीकल का केस है तो आपको कौन सा बिल फाइल करना पड़ेगा, बिल ऑफ एक्सपोर्ट। इसको बेटा एक्सपोर्ट बिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बिल। याद रह जाएगा। सेम है, कौन प्रेजेंट करेगा, वहां इंपोर्टर था, यहाँ कौन करेगा, एक्सपोर्टर। वहां किसको करते थे, प्रॉपर ऑफिसर को, यहाँ भी किसको करेंगे, प्रॉपर ऑफिसर को। किस फॉर्म में करते थे, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक। कब करना है, गुड्स क्लियर करने से पहले। गुड्स क्लियर करने से पहले मुझे यहाँ से माल भेजना है,
तो जिस दिन मेरा माल यहां से निकलेगा उससे पहले मुझे क्या फाइल करना है, एक्सपोर्ट बिल फाइल कर देना है। समझ में आएगी? आगे बढ़ते हैं। ये तो काय के केस में पढ़ा था अपने, व्हीकल के केस में। अब आता है शिपिंग बिल। कौन सा बिल? शिपिंग बिल। ये दो केस में लगता है, एयरक्राफ्ट और वेसल। एयरक्राफ्ट और वेसल। समझ में आएगा बेटा? देखो ये किस केस में लग रहा था, ये लग रहा था अपना व्हीकल के केस में, जिसे हम क्या बोलते थे, बिल ऑफ एक्सपोर्ट। ये किसके केस में लग रहा है, शिपिंग बिल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शिपिंग बिल। ये किसके केस में लगेगा, एयरक्राफ्ट और वेसल के केस में लगेगा। सेम है, कौन फाइल करेगा, एक्सपोर्टर, प्रॉपर ऑफिसर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। समझ में आएगी क्या? टाइम लिमिट भी सेम है, बस चेंज क्या करना है, यहाँ एयरक्राफ्ट और वेसल है, वहां क्या था, व्हीकल था। डन है? आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेड गुड्स अपन ने पढ़ चुके हैं, आगे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है।